टीवी9 नेटवर्क में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए रोहतक से वरिष्ठ सांसद दीपेंद्र हुड्डा मौजूद हैं। इस बार उनकी ये 5वीं ओथ होने वाली है। हुड्डा जी, कांग्रेस ने देश भर में चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार हरियाणा के रिजल्ट्स बड़े अप्रत्याशित थे, अलग थे। आप लोगों को 48% लगभग मत मिला। ये हरियाणा में टर्न अराउंड कैसे हुआ? देखिए, सबसे पहले आपके माध्यम से मैं भी एक बार फिर सभी हरियाणा वासियों का बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हरियाणा वासियों ने दिल खोलकर कांग्रेस पार्टी को इस बार आशीर्वाद दिया। जैसे आपने कहा कि 48% लगभग हमें जो मत प्रतिशत मिला, और ये मत प्रतिशत ना सिर्फ हरियाणा के इतिहास में 1984 के बाद मिलने वाला सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को मत प्रतिशत है, लेकिन देश के 28 राज्यों में इस चुनाव में इंडिया गठबंधन या कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला सबसे ज़्यादा, किसी भी राज्य के मुकाबले में सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत इस बार हरियाणा में मिला। ना तमिलनाडु में, ना कर्नाटक में, ना केरल में, ना तेलंगाना में, क्योंकि दक्षिण और उत्तर की बात भी होती थी। सबसे ज़्यादा विपक्ष को अगर कहीं मत प्रतिशत मिला तो 48% हरियाणा में मिला। एक और खासियत इस बार इस चुनाव में, इस जनादेश में हरियाणा में ये रही कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर और 90 की 90 विधानसभा सीटों पर, जो हमारे विधानसभा सेगमेंट्स हैं, कांग्रेस के मत प्रतिशत में हरियाणा में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई 2019 के मुकाबले में, और भाजपा के मत प्रतिशत में ज़बरदस्त गिरावट आई 90 की 90 विधानसभा सेगमेंट्स और 10 के 10 लोकसभा सीट पे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ओवरऑल 20% का इजाफा हमारे मत प्रतिशत में हुआ। 20% कोई कम स्विंग नहीं है, और इसका कारण मुख्यतः ये रहा कि जो डबल इंजन की सरकार, जिन वायदों के साथ लोगों की जो आशाओं के साथ सरकार 2014 में बनी ऊपर और नीचे, 10 साल की कुशासन के बाद लोग इस डबल इंजन की सरकार से त्रस्त हो गए। लोगों ने देखा कि 10 साल के बाद इनके डबल इंजन के 2 इंजन ही दिखाई दे रहे हैं। डब्बे धीरे धीरे छूटते गए, नौजवानों का डब्बा छूट गया। देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा प्रदेश में। विकास का डब्बा छूट गया, विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा। किसान का डब्बा छूट गया, किसान पे इतना बड़ा अत्याचार हुआ इस सरकार में। आपने देखा कि किसान आंदोलन में 750 किसानों की जानें तक भी चली गई। सरकार ने उनके साथ न्याय नहीं किया। हमारी बेटियों का डब्बा, हमारे खिलाड़ियों का डब्बा, महिलाओं का डब्बा तब छूटा जब आपने देखा बेटियों पे इतना अत्याचार हुआ, और जब उन्होंने अपने न्याय मांगा अपने लिए, तो सरकार ने उनके साथ भी एक बहुत बड़ा अन्याय। आप रेसलर्स की बात कर रहे हैं? मैं रेसलर्स की बात भी कर रहा हूं। और हरियाणा के अंदर भी एक हमारे संदीप सिंह मंत्री आरोपी मंत्री हैं, उनके खुद के महकमे में एक जूनियर कोच ने उन पर आरोप लगाया, लेकिन आज तक वो कैबिनेट में बने हुए। ये अहंकार सरकार का। तो काम हुआ नहीं हरियाणा में काम हुआ नहीं। गरीब आदमी की सारी योजनाओं को समाप्त करने का काम इस सरकार ने किया जो हमारे समय चल रही थी। गरीब के अधिकारों से उनको वंचित रखने के काम किए गए। सरकारी नौकरी समाप्त कर दी गई, केंद्र में भी हरियाणा में भी, और जो बची थी वो कौशल निगम के माध्यम से कच्चों में बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन के। तो एससी समाज के जो अधिकार थे, बैकवर्ड समाज के जो अधिकार थे, हर वर्ग की इतनी अनसुनी हुई इन 10 वर्षों में कि सरकार की कार्यशैली से हरियाणा की जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है कि हरियाणा की जनता ने इस जनादेश में एक साफ संकेत दिया कि आने वाले समय में हरियाणा में बदलाव तय है। 3 महीने के बाद निश्चित तौर से प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा बनने जा रही है। तैयारी कैसी है हरियाणा की? हरियाणा में पूरी तैयारी है। पिछले 10 वर्ष से हम सड़क पे हैं। आप पिछले 10 वर्ष में अगर आप देखेंगे किस प्रकार से विपक्ष ने भूमिका निभाई है, हम 10 वर्ष में हमने लगातार सड़क पर रह के हर वर्ग की आवाज़ उठाने का काम किया। तो कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत हरियाणा में। यही कारण है कि आज 48% मत प्रतिशत, 84 के बाद दूसरे नंबर पे पूरे हरियाणा के इतिहास में इतना मत प्रतिशत कांग्रेस पार्टी का नहीं आया। तो ये जो है, ये इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है। जहाँ तक विपक्ष की तैयारी की बात, और मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी बात है वो बदलाव की बात, परिवर्तन की बात है। ये सरकार फेल हो चुकी, विफल साबित हो चुकी है। हरियाणा वासियों के आशाओं पे सरकार पूरी नहीं उतरी है। एक और बात मैं कहना मेरी जो रह गई थी, एक और बड़ी बात है भ्रष्टाचार।
ये डबल इंजन की जो सरकार हरियाणा में बनी बीजेपी और जेजेपी की, 5 साल तक इन्होंने हरियाणा को लूटने के अलावा कुछ नहीं किया, महकमे बांट कर आपस में। और आज जब गठबंधन टूटा है तो जेजेपी वाले कह रहे हैं कि भाजपा के घोटालों के राज बताएंगे, तो बीजेपी वाले कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराएंगे। ये स्थिति बन गई हरियाणा। जेजेपी एक फोर्स बन के उभरी थी, ऐसा लग रहा था कांग्रेस मार्जिनलाइज हो गई है, तो आपको लगता नहीं कि जेजेपी अभी भी जिसे कह सकते हैं रंग में भंग कर सकती है? जब जेजेपी ने अपने मतदाता से विश्वासघात करके 2019 में भाजपा को समर्थन देने का काम किया था और दोबारा से हरियाणा में भाजपा की सरकार बनाने का काम किया था, उसी समय मैंने एक बात कह दी थी, क्योंकि इनका जेजेपी का नारा था 2019 में, आपको याद होगा, कि अब की बार भाजपा जमुना पार। लोगों ने तो कर दी थी जमुना पार, भाजपा 40 पे रुक गई थी, मगर जेजेपी ने जमुना पार से भाजपा को पकड़ के जमुना में डुबकी लगा के चंडीगढ़ में इनकी सरकार दोबारा बनवाई। और तभी मैंने चुनौती दे दी थी जेजेपी को, दुष्यंत चौटाला को, कि आपकी किसी सीट से जमानत नहीं बच पाएगी। आने वाले समय में इतना बड़ा विश्वासघात आपने अपने मतदाता के साथ किया। और आज आपके सामने हरियाणा में जेजेपी, आईएनएलडी, ये पार्टियां, हरियाणा आज जनाधार इनका बचा नहीं। 2 तरह के मुकाबले हरियाणा में आप देख सकते हैं इस चुनाव में, और आगे भी ये दिखेंगे। एक कांग्रेस पार्टी और भाजपा का मुकाबला, और दूसरा जेजेपी, आईएनएलडी का और नोटा का मुकाबला। अच्छा, इनका नोटा का मुकाबला चल रहा है। नोटा इस बार आगे निकल गया थोड़ा, तो नोटा और इनका आपस का मुकाबला विधानसभा में भी देखने को। कोई अलायंस नहीं करेंगे, कांग्रेस अपने पाँव में खड़े, कांग्रेस सक्षम है। कांग्रेस हरियाणा की 90 के 90 सीटों पे स्वयं हम मजबूत हैं, स्वयं सक्षम है। कांग्रेस अपने बलबूते पे चुनाव विधानसभा के लड़ेगी। दीपेंद्र जी, लोकसभा का चुनाव तो अच्छा निकला, जो विधानसभा के चुनाव होंगे तासीर अलग होती है, कैसे रहेंगे नतीजे? विधानसभा चुनाव का संकेत हरियाणा के लोगों ने लोकसभा चुनाव में दे दिया। जैसा कि आपने देखा कि 10 की 10 लोकसभा सीट पर हमारे मत प्रतिशत में ज़बरदस्त बढ़ोतरी, 90 की 90 विधानसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव के अंदर जो सेगमेंट्स की गिनती होती है उसमें कांग्रेस के मत प्रतिशत में ज़बरदस्त बढ़ोतरी और भाजपा के मत प्रतिशत में ज़बरदस्त गिरावट। लोगों का गुस्सा 10 साल की सरकार के प्रति, जिस सरकार ने हरियाणा को विकास की पटरी से उतारकर देश में बेरोजगारी में नंबर 1, नशे में नंबर 1, महंगाई में नंबर 1, अपराध में नंबर 1, कुशासन में नंबर 1, हर वर्ग के अपमान में नंबर 1 और सरकार के अहंकार में नंबर 1 बनाने का काम किया। इस हरियाणा प्रदेश की भाजपा सरकार के प्रति लोगों के मन में इतना गुस्सा और इतना रोष है कि हरियाणा के लोगों ने एक साफ संकेत दे दिया है कि लोकसभा में हमने भाजपा को कर दिया हाफ, हरियाणा में विधानसभा चुनाव में हरियाणा के लोग करेंगे इनको साफ। दीपेंद्र जी बताइए, ये आप लोगों के लिए अग्निवीर कितना बड़ा मुद्दा है हरियाणा में? देखिए, जहाँ तक अग्निवीर की बात है, ये भी एक जो है कहाँ से इस योजना लेके आए, हम सवाल पूछते हैं प्रधानमंत्री जी से भी, देश की सरकार से भी। ना तो ये भाजपा घोषणा पत्र में था, ना ये देश की सेना मांग कर रही थी, ना ये देश का नौजवान मांग कर रहा था, ना किसी देश के कोने से कोई व्यक्ति मांग कर रहा था। तो ये योजना, अग्निवीर योजना आई कैसे, जिससे आज ये साबित हो गया। आपने देखा होगा फौज की इंटरनल रिपोर्ट आई कि इससे जो देश के सैनिक हैं उनका मनोबल भी गिर गया, और इस पर पूर्ण विचार किया जा रहा है सरकार द्वारा। सरकार की, सेना की एक इंटरनल रिपोर्ट ये दर्शाती है। तो कहने का मतलब ये जो योजना आई, ये योजना ना तो देश के सुरक्षा के हित में थी, क्योंकि देश की फ़ौज अगर मनोबल गिरा है तो देश की सबसे बड़ा हथियार देश के फौजी के पास कोई बहुत मॉडर्न वेपन नहीं होता, उसका मनोबल होता है। तो यह न देश के फौज के हित में, ना देश की सेना के हित में, ना देश की सुरक्षा के हित में, ना देश के नौजवान के हित में, और ना, यानी कि सीधी बात नहीं, देश हित में जब ये नीति नहीं थी अग्निवीर की। और इसका नुकसान कई पहलू हैं, जैसे मैंने कहा कि भाई फौज को नुकसान हुआ है, तो देश की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ा है, लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान इसका जो है हरियाणा के नौजवानों को भी हुआ है। हरियाणा जैसे प्रदेश जहाँ से होगा आप लोगों के चुनाव में हरियाणा में निश्चित तौर से बड़ा मुद्दा रहेगा। ट्रेडिशनली यहाँ से बहुत भर्ती होती है हरियाणा में, हर साल औसतन 5,500 की पक्की भर्ती होती थी हरियाणा में देश की फ़ौज में, वो घटकर 900 रह गई अग्निवीर योजना के बाद। वो 900 भी अग्निवीर, जिनमें से 225 अग्निवीर पक्के किए जाएंगे। कहाँ 5,500 पक्के फौजी हरियाणा से हर साल लिए जाते थे, और कहाँ 225 पक्के फौजी हरियाणा से लिए जा रहे हैं अग्निवीर के बाद। आप सोच सकते हैं कितना प्रभाव पड़ा होगा। जो है हरियाणा का जो नौजवान है वो
वो नौजवान जो देश की सीमा पर जाकर अपना सर्वोच्च निछावर करने की बात करता था, आज वो जान हथेली पर रखकर डंकी के रास्ते अमेरिका की सीमा लांघ कर वहाँ पर मजदूरी करके अपने भविष्य को खोजता है। तो ये अग्निवीर जैसा जो है मुद्दा, इसका बड़ा प्रभाव पड़ा है। हरियाणा के जो कोचिंग सेंटर थे फौज के, कोचिंग सेंटर में संख्या रही नहीं, अब जाके चेक करें। आज ये जहाँ तक, और जो सही बात है, एक पहलू ये भी है कि उनको अग्निवीर जो गए भी हैं उनको क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। जहाँ कोई शहीद आया, शहीद का दर्जा नहीं दिया गया, कहीं पेंशन की व्यवस्था नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि इसका अग्निवीर योजना गलत है। हम पूरा लड़ाई लड़ेंगे ये इस योजना वापस कराने की, और हरियाणा के हित में भी नहीं है और देश के हित में भी नहीं है। आप बड़े कॉन्फिडेंट है हरियाणा को लेके, लेकिन आपकी पार्टी से तो लोग छोड़ के जा रहे हैं। अभी किरण चौधरी, उनकी बेटी छोड़ के चली गई। लेकिन आप ये भी देखिए कि ज्वाइन भी कर रहे हैं, और ज्वाइन कितने कर रहे हैं। पिछले 1-1.5 वर्ष में, मतलब कम जा रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं? नहीं, पिछले 1-1.5 वर्ष में 40, जिनमें पूर्व विधायक, मौजूदा विधायक, पूर्व सांसद, मौजूदा सांसद, पूर्व मंत्री, 40 से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं भाजपा छोड़कर। जिनमें 3 विधायक कभी जिन्होंने भाजपा सरकार से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस सरकार को समर्थन देने का काम किया, निर्दलीय। एक मौजूदा सांसद ज्वाइन हुए थे लोकसभा चुनाव से पहले, आपने देखा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इतनी बड़ी स्तर पर कांग्रेस के अंदर भाजपा छोड़ के लोग शामिल हो रहे हैं, ये तो स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहा है आपको। हरियाणा कोई जिला ऐसा नहीं है जहाँ से कोई ना कोई लीडर ज्वाइन ना हुआ हो कांग्रेस पार्टी में, पिछले 1 वर्ष की ये बात है। बाकी किसी का व्यक्तिगत आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई एकाधा कोई किसी का व्यक्तिगत स्वार्थ किसको कहाँ लेके जाता है, वो तो मैं समझता हूँ लोगों ने तो बता दिया, लोगों ने तो एक स्वर में बता दिया कि आज लोग कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। लोकसभा का नतीजा ये दर्शाता है। पिछली बार जब आपने चुनाव लड़ा तो कोई फेस नहीं था पार्टी का। आप लोगों की चुनाव में ठीक ठाक ठेठ रूप से बोलो धुलाई हो गई, सरकार बन गई। क्या आप अपनी गलतियों से सीखेंगे? क्या कोई फेस दिया जाएगा हरियाणा पे, या दोबारा से ऐसे ही लड़ेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि किसी भी राष्ट्रीय दल में हर चुनाव जब भी कोई होता है उसके नतीजों पे आत्ममंथन रहता है। पिछली बार एक बात ये स्पष्ट रूप से सामने आई कि पिछली बार भी हमारा कांग्रेस का हरियाणा में एक चांस था सरकार बनाने का। लोग भाजपा की सरकार से 5 साल के बाद भी दुखी हो गए थे, क्योंकि आपने देखा होगा लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बड़ा फ़र्क आया। पिछली बार लोकसभा चुनाव में भाजपा 10 की 10 सीट जीती और 79 विधानसभा सेगमेंट्स पे उन भाजपा की बढ़त मिली और कांग्रेस को मात्र 10 पे। 3 महीने बाद जब चुनाव हुआ और भाजपा ने 75 पार का नारा वही सोच के दिया था कि 79 पे लीड मिली, मत 3 महीने बाद जब चुनाव हुआ तो उन चुनाव में भाजपा 40 पे लुढ़क गई और कांग्रेस 31 पे आके खड़ी हो गई और पूर्ण बहुमत नहीं मिला भाजपा को। तभी मैं समझता हूँ कि ये बात कांग्रेस पार्टी ने इस बात को समझा कि कहीं ना कहीं पिछली बार भी लोग इस सरकार से खुश नहीं थे, और जिस रूप से उन लोगों की भावनाओं को कांग्रेस पार्टी की तरफ सारी भावनाओं को एकत्रित करने की जो संगठन के रूप से हमें जो कार्य करना चाहिए था, तो वो कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई चूक रही, या उस आत्मविश्वास जो था हमारा शायद वो भी कम हुआ था लोकसभा चुनाव के बाद। संगठनात्मक फैसले जो किए गए थे उन फैसलों में भी शायद कुछ फैसलों के समय की जो है उस रूप से उतना समय नहीं मिला। तो कहने का मतलब ये सीएम फेस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उन बातों को देखते हुए इस बार मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, पिछले चुनाव को देखते हुए इस बार सही समय पे मैं धन्यवाद करता हूँ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का, विशेष तौर से राहुल गांधी जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, श्रीमती सोनिया गांधी जी का, प्रियंका जी का, कि सही समय पर कांग्रेस में इस बार संगठनात्मक बदलाव हुआ। और आज से 1.5 वर्ष पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पर विश्वास व्यक्त करते हुए कांग्रेस पार्टी और चौधरी उदय भान जी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी देने का काम हुआ। और जब से ये फैसला हुआ है तभी से हरियाणा के अंदर कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है हरियाणा में, और ये स्पष्ट है कि हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में और चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीतेगी, और इस बात में मैं समझता हूँ कोई संशय नहीं।
यानी हुड्डा साहब ही कांग्रेस का चेहरा होंगे हरियाणा में? मैंने आपको जैसे कहा, हुड्डा साहब नेता विपक्ष और चौधरी उदय भान जी प्रदेश अध्यक्ष, और सही समय पे ये फैसला आज से 1.5 वर्ष पहले हुआ। और ये जो फैसला जो सही समय पे हुआ, जिसके लिए मैं पूर्णतः मैं कांग्रेस हाई कमांड को मैं जिसका श्रेय देना चाहता हूँ, और हमारे शीर्ष नेतृत्व को, राहुल गांधी जी को मैं नेतृत्व को इसका श्रेय देना चाहता हूँ। उसके बाद, इस फैसले के बाद से हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना है, और हमारे नेता विपक्ष हुड्डा साहब के नेतृत्व में और चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार चलिए, एक बनेगी। ऑनेस्ट जवाब दीजिए। मुझे पता है पॉलिटिक्स में आपको जवाब सोच सोच के देना पड़ता है। पिछली बार आप चुनाव हार गए, और इस बार आपकी जो विक्ट्री मार्जिन है वो सेकंड हाईएस्ट होगी परसेंटेज पॉइंट्स में रोहतक से। एक्सपेक्ट किया था? देखिए, सच्ची एक्सपेक्ट किया था कि सेकंड हाईएस्ट होगी? नहीं, हरियाणा में तो हाईएस्ट है। आप देश भर में सेकंड हाईएस्ट होगी? देखिए, मैं आपकी बात सही है। ये तो उम्मीद थी कि भाई रोहतक से अच्छी जीत होगी, क्योंकि पिछला चुनाव में हारा जरूर था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा थे, और लगातार लोगों के बीच में हम जा रहे थे, और ये हमें अंदाज़ा था कि जीत होगी, लेकिन इतनी बड़ी जीत होगी ये अंदाज़ा नहीं था। और हरियाणा के अंदर तो ये मार्जिन सबसे ज़्यादा है ही, लेकिन आपने जैसे कहा कि देश में भी वोट प्रतिशत में ये राहुल गांधी जी के बाद दूसरे नंबर पे विपक्ष की जीत हुई है। तो इतनी बड़ी जीत, मैं रोहतक वासियों को बहुत धन्यवाद करता हूँ, और इस जीत में भी एक बहुत बड़ा संकेत रोहतक वासियों ने दिया है। हर वर्ग का पूरा आशीर्वाद मिला है, 36 बिरादरी का आशीर्वाद मिला है। हर शहर में हम जीते हैं, 9 के 9 विधानसभाओं में हम जीते हैं, और 36 बिरादरी में हमको लोगों ने बढ़त देने का काम किया। तो बहुत बड़ी जो भाजपा की एक भाई को भाई से उलझाकर जाति धर्म की जो राजनीति रही है पिछले 10 साल में, उस राजनीति को नकार कर आपस में प्रेम प्यार भाईचारे की जो राजनीतिक और सकारात्मक राजनीतिक सोच, जो विकास की राजनीति है, प्रदेश को, हमारे इलाके देश को आगे लेके जाने की जो राजनीतिक सोच है, उसको एक भावना से लोगों ने अपनाया है। ये रोहतक लोकसभा क्षेत्र की जीत का, ये मैं समझता हूँ, ये क्षेत्र की जीत इस बात का प्रतीक है। और इस बात के लिए मैं रोहतक के लोगों का मैं जितना धन्यवाद करूँ वो कम है। इस बार का मैंडेट बड़ा अजीब है। एक पार्टी है सत्ता में है, खुश नहीं है। एक पार्टी है, गठबंधन है, उसे सत्ता नहीं मिली फिर भी बहुत खुश है। ये कैसा मैंडेट है? मैं आपका जवाब दूं उससे पहले मैं कहना चाहता हूं, प्रजातंत्र की जय हो। ये प्रजातंत्र का लोगों ने अपने मत से देश के संविधान को और इस हमारे देश की प्रजातंत्र को बचाने का काम किया है। इसी में लोगों की जय भी बोलना चाहता हूँ, भारत के लोगों की, भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक की जय। लोगों ने एक बहुत अच्छा जो ये संदेश दिया है, ये जो जनादेश दिया है, भारतीय राजनीति में संतुलन दोबारा से स्थापित करने का लोगों ने काम किया। और ये मैं ज्ञात रहे कि जो सरकार बनी है, ये सरकार अल्पमत की सरकार है। ये सरकार पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बनी। 400 पार के नारे को ध्वस्त कर दिया लोगों ने, और पूर्ण बहुमत भी इस सरकार को नहीं दिया, जबकि इनके पास सत्ता बल का जो दुरुपयोग किया गया, साम दाम दंड भेद से तो आपने भी 10 साल सरकार चलाई। साम दाम दंड भेद का जो प्रयोग भाजपा ने किया, सत्ता का दुरुपयोग जो इन्होंने किया, 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में ठोकने का काम इन्होंने किया, आपने देखा। ऐसा कभी दूसरा उदाहरण आपने नहीं देखा। फिर भी बहुमत नहीं मिला। देश की राजनीति में संतुलन बनाने का काम, और यही मैं समझता हूँ कि जनादेश का आकलन करना भी एक बहुत बड़ी बात है इस जनादेश का। क्योंकि इन जनादेश में अगर संख्या बल देखेंगे तो हो सकता है भाजपा के पास संख्या बल हमसे थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन अगर नैतिक बल देश के लोगों ने किसी को दिया है तो नैतिक बल देश के विपक्ष को दिया है। और नैतिक बल बड़ा करिश्माई होता है कार्तिकेय जी। नैतिक बल में बड़ी ताकत होती है, और नैतिक बल में ये ताकत थी, जब आपने देखा होगा कि एनडीए की जो बैठक हो रही थी, सबके चेहरे मुरझाए हुए थे। एनडीए की जब बैठक थी तो हवा सबकी जो है, सबके चेहरे, हवा निकली हुई थी, सबके चेहरे मुरझाए हुए थे। और जब कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की जो बैठक थी तो सबके चेहरे पे, जो आपने कहा, सबके चेहरे पर एक चमक थी। देश के विपक्ष के चेहरे पे एक चमक आई है।
तो ये नैतिक बल जो हमें मिला है, ये करिश्माई होगा और इसका सदुपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। जब हम देश के लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, संसद के अंदर जाके अग्निवीर जैसी योजनाओं को वापस करने की बात कहेंगे, तो उस तरीके से दरकिनार हमारी बात को नहीं किया जा सकेगा जैसे पहले जो पिछले 10 साल में आपने देखा 3 कानून, ऑर्डिनेंस से आगे किसान के कानून। अब सरकार तानाशाही का अपना रवैया, सरकार को बदलना होगा और नहीं बदलेगी सरकार तो और सरकार को मुंह की खानी होगी। मैं मानता हूं कि ये जनता जनार्दन की जय, देश के प्रजातंत्र की जय, देश के संविधान की जय, ये इस जनादेश का असली अर्थ। दीपेंद्र जी, लेकिन ठीक है, खुशी की बात है कि आप 102 की पार्टी हो गए हैं, 2 आपके इंडिपेंडेंट सांसद भी ज्वाइन हो गए, ट्रिपल डिजिट में आ गए आप लोग। लेकिन आप कुछ राज्य देखिए, गुजरात से 1, मध्य प्रदेश में 0/0, छत्तीसगढ़ में शायद 1 सीट, उड़ीसा में 1 सीट। मतलब आप देखिए, गुजरात से लेकर आप उड़ीसा चले जाएं तो आप गायब हो गए। कई राज्य हैं जहां आपका अस्तित्व होता था, जैसे आंध्रा, आप गायब हो गए हैं। आपका वोट शेयर है 8% का फर्क हो जाता है कुछ राज्यों में आपके बीजेपी के वोट शेयर में। आपको नहीं लगता कि नंबर मिले हैं, लेकिन कांग्रेस जो सिमटी है पिछले 15 साल में, ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि आपको 160 जुटाने मुश्किल हो जाए? देखिए, आज राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का रिवाइवल हुआ है और इसके लिए अगर सबसे ज़्यादा श्रेय किसी को जाता है तो राहुल गांधी जी को जाता है। जिस तरीके से उन्होंने अपनी विचारधारा को लेकर, अपने संस्कारों को, अपनी वैल्यूज़ को लेकर जो संघर्ष किया है, देश की सड़कों से लेकर और देश के संसद तक, एक तानाशाही प्रवृत्ति वाली सरकार से जो टक्कर उन्होंने ली ईमानदारी से, मैं समझता हूँ कि एक देश में इस प्रकार के संघर्ष का दूसरा उदाहरण मुझे कोई याद नहीं आता। तो ये जो उन्होंने संघर्ष जो किया ऐसे समय में जब कांग्रेस को कोई दूर दूर तक कोई चांस भी नहीं देना चाहता था, आप लोग कोई हमारी बात को भी सीरियसली नहीं ले रहे थे, मीडिया से कह रहा हूँ मैं, आपसे व्यक्तिगत नहीं, और कांग्रेस का रिवाइवल हुआ है। कांग्रेस 100 पे पहुंची है आंकड़ा हमारा। तो ये एक शुरुआत है, ये मैं मानता हूँ, आपकी बात स्वीकार करता हूँ। बहुत से राज्यों में आशा के अनुरूप हमारे नतीजे नहीं आए, बहुत से राज्यों में नहीं आए, और ख़ास तौर पे हमारे उत्तर भारत के जो राज्यों का आपने जिक्र किया, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हमारे इन राज्यों में जो उड़ीसा, हिमाचल, जितनी हमारे को उम्मीद थी शायद उतना हमारा प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन बहुत से राज्यों में रहा और देश के हर कोने में रहा। पहले एक 10 साल से नैरेटिव चल रहा था नॉर्थ वर्सेस साउथ का, लेकिन हरियाणा ने पूरे देश में 28 राज्यों में सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत कांग्रेस का हरियाणा में आया। तो हमने नॉर्थ वर्सेस साउथ भी, वो नैरेटिव भी हमने ध्वस्त करने का काम किया। दूसरा, हमने जो ये माइनॉरिटी और जो ये इस तरह की राजनीति, जाति धर्म की राजनीति थी, हिंदू मुस्लिम की राजनीति थी, आप जानते हैं कि हरियाणा जो है में 96% जो हरियाणा की आबादी है वो जो है ये हिंदू बहुसंख्यक हमारा प्रदेश है। फिर भी हमने यहाँ पर सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत कांग्रेस का आया। तो बहुत से नैरेटिव ये दिखा दिया कि कांग्रेस अच्छा कर सकती है। कुछ राज्यों में प्रदर्शन हमारा उतना अच्छा नहीं रहा और ये सही बात है, वहाँ आकलन किया जाएगा। ऑलरेडी आपने देखा होगा मिशन मोड में कांग्रेस चल रही है, ऑलरेडी पर्यवेक्षक नियुक्त किए जा चुके हैं। चुनाव के 1 हफ्ते के अंदर अंदर वहाँ पर किस प्रकार से क्या कमियां रही, आगे कैसे सुधार करें। तो राष्ट्रीय पार्टी जो अपनी आत्ममंथन करके जहाँ कमियां रही उनको सुधारने की जो बात करे, ये हमारी जिम्मेदारी, लोगों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। लोग चाहते हैं कि मजबूत कांग्रेस आए देश में और वो मजबूत कांग्रेस देना हमारी जिम्मेदारी है। और कहाँ क्या कमियां रही किन राज्यों में, उनको हम जो है उन पर आकलन करके उनमें सुधार करके आगे आने वाले समय में आप देखना कि देश के अंदर कांग्रेस अभी मजबूत विपक्ष दिया है इस चुनाव में, अगले चुनाव में मजबूत विकल्प हम देश को देने का काम करें। क्या नीट कांग्रेस के लिए 2024 का सबसे बड़ा मुद्दा है? देखिए, ये एक बड़ा मुद्दा है
और ये पार्लियामेंट में उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। और ये केवल एक नीट की बात नहीं है, आप पेपर लीक घोटालों की बात आप देखिए, पूरे देश में एक नेक्सस बन गया पेपर लीक घोटालों का। हरियाणा में 33 पेपर लीक हुए अलग अलग रिक्रूटमेंट्स के समय। तो पेपर लीक, भर्ती घोटाले, आज पूरे देश के अंदर जो नेक्सस बना है भारतीय जनता पार्टी, ये व्यापम से शुरू होकर पूरे देश में फैला है। तो ये कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। देश के नौजवान के साथ बहुत बड़ा धोखा आज किया जा रहा है ये पेपर लीक के माध्यम से, और नीट उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। ये देश के नौजवान का भविष्य सबसे बड़ा मुद्दा है। हरियाणा में मैंने आपको कहा कि हरियाणा के नौजवान का भविष्य, देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज कहीं किसी प्रदेश में है तो हरियाणा प्रदेश में। तो ये हरियाणा के नौजवान और देश के नौजवान के साथ जो है ये सबसे बड़ा, उनका भविष्य सबसे बड़ा मुद्दा है। इसीलिए नीट की बात हो, पेपर लीक्स की बात हम उठाएंगे। आपको लगता है कि मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अभी तक तो वो उसको चुनाव को, मैं समझता हूँ कि अगर पहले दिन ही अगर ये चुनाव में अगर इसमें अब जिस दिन ये नीट के घोटाले की बात आई और पेपर लीक की बात और तथ्य सामने आने लगे, बिहार से तथ्य सामने आने लगे, बहुत से लोग इसके अंदर, उसी दिन अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी और इसको कैंसिल करके दोबारा से पूर्ण से ये एग्जामिनेशन को कराने के ऑर्डर देने चाहिए थे, आदेश देने चाहिए थे। लेकिन जितना डिले कर रहे हैं उतना मैं समझता हूँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि दाल में कुछ काला है। ये ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, और जब दाल में कुछ काला है तो नैतिक जिम्मेदारी मंत्री जी की। दीपेंद्र जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।